यूं तो गुज़श्ता 61 सालों में IMF के सूदी कर्जा जाती निज़ाम का ये 22वां प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम के छठे जायजे के बाद फकत 1.1 अरब डॉलर सूदी कर्ज की मंजूरी पर जिस तरह खुशी के शादियाने बजाए गए, मसरत के ढोल पीटे गए, ऐसा मंजर पहले नहीं देखा था। लेकिन सबसे तकलीफ, दुख और अजियत वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के इस ट्वीट से हुई, जिसमें उसने पाकिस्तान के लिए IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF प्रोग्राम के दोबारा इजरा और 7वीं 8वीं अक़सात की तरसील के वादे का ऐलान होते ही अपने ट्वीट के आगाज में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। जब कौम की रगों में सूद लहू की तरह दौड़ने लगे, उसकी हुर्मत का तसव्वुर खत्म हो जाए और लोग बाहैसियत कौम अल्लाह की वईद से ना डरें, तो फिर एक दिन यही मरहला आ ही जाता है कि कौमी सतह पर हलाल और हराम की तमीज मिट जाती है। पाकिस्तान में बैंकिंग के आगाज से लेकर गुज़श्ता 3 दिहाई पहले तक बैंक हमेशा अपने इश्तिहारात में सूद की जगह लफ्ज मुनाफा लिखा करते थे कि उन्हें इल्म था कि अगर उन्होंने बराह रास्त सूद का लफ्ज इस्तेमाल किया तो लोग शायद उनके बैंकों का रुख ना करें। इसी तरह जब हर साल स्टेट बैंक शरह सूद का ऐलान करता तो कभी भी सूद का लफ्ज इस्तेमाल ना करता, बल्कि शरह मुनाफा की सुर्खियां अखबारात में लगाई जाती। अंग्रेजी अखबारात में भी लफ्ज इंटरेस्ट इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि प्रॉफिट लिखा जाता था। अहले ईमान का ये दुख तो इस वजह से दुरुस्त है कि हम बहैसियत कौम सूद की सूरत खिंजीर के गोश्त से भी बुरी चीज खाने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन अब हमें इससे बिल्कुल कराहत भी महसूस नहीं होती। हमें अंदाजा तक ही नहीं हो रहा कि हम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बराह रास्त जंग में शरीक तो बरसों से थे ही, लेकिन अब हमने झिटाई के साथ इस पर फख्र भी करना शुरू कर दिया है। मगर इस मजहबी तनाजुर से बरक्स अहम तरीन सवाल यह है कि हम जिस IMF के प्रोग्राम पर फख्र कर रहे हैं और जिस कर्जे के मिलने पर हमारी बाछें खिली जा रही हैं, क्या ऐसे प्रोग्राम ने दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क को आज तक कभी फायदा पहुंचाया? कोई एक ऐसा मुल्क है जो IMF के ऑक्टोपस वाले शिकंजे में फंसा और फिर कभी अपनी मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा कर सका? IMF प्रोग्राम दरअसल आलमी सूदी निजाम के एक शानदार जाल का नाम है जो 1945 के ब्रिटन वुड मुआहदे के बाद फैलाया गया। इस शिकंजे का आगाज दरअसल जंग अजीम अव्वल के बाद से ही कर दिया गया था। जंग अजीम अव्वल से पहले कर्ज और उस पर सूद एक इनफरादी अमल होता था। हर कोई अपनी जरूरियात के मुताबिक किसी महाजन, सूदखोर या बैंक से कर्जा लेता और उस कर्ज पर सूद अदा करता। कहीं कहीं तारीख में बादशाह और हुकूमतों के कर्ज लेने के किस्से भी मिलते हैं, लेकिन वो भी अपने ही शहरियों से कर्ज की बाबत हैं। इसकी अहम तरीन मिसाल 1694 के इंग्लैंड की है, जिसने फ्रांस के खिलाफ अपनी बड़ी इत्तेहादी जंग की वजह से पार्लियामेंट से फंड्स इकट्ठा करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर मंजूर करते हुए अवाम को अपना सरमाया बैंक में रखने का रास्ता दिखाया और फिर उसी सरमाए को इस्तेमाल करते हुए तवील जंग लड़ी गई। यहीं से दुनिया में हुकूमतों के अंदरूनी कर्जे के तस्वुर का आगाज हुआ। किस कदर मजाका का इस बात है कि अवाम से ये कहकर बैंक में सरमाया रखने को कहा गया कि तुम्हें सूद की सूरत मुनाफा मिलेगा। फिर हुकूमत ने वो सरमाया खुद इस्तेमाल किया और उन्हीं अवाम पर ही टैक्स लगाकर उन्हें सूद की सूरत मुनाफा अदा किया। इस गोरख धंधे में एक आम आदमी को बस इतना समझ में आया कि वो बैंक में पैसे रखेगा तो उसे घर बैठे सूद की सूरत रकम मिलती रहेगी। ये अलग बात है कि ये रकम उसी ने टैक्सों की सूरत हुकूमत को अदा की होती है। मगर इस तस्वुर के साथ ही मुल्कों के सूदी मुआशी निजाम की जड़ें मजबूत हो गईं। पहले किसी शख्स के पास अगर अपनी जरूरियात से कई गुना ज्यादा सरमाया मौजूद होता तो वो जरूरतमंदों को कर्ज देकर सूद वसूल करता और अपनी जिंदगी बगैर किसी काम किए गुजारता रहता। लेकिन इस बैंकारी निजाम के आने के बाद अब अगर किसी के पास सिर्फ चंद 100 रुपए भी फालतू मौजूद हैं तो वो इस उम्मीद पर बैंक में जमा करवा देता है कि उसे चंद रुपयों की सूरत ही सही मुनाफा या सूद तो मिलता रहेगा। अंदरूनी कर्जों के इस आगाज ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के सरमायादारों को बरतानिया के मुआशी निजाम का करता धरता बना दिया। इंग्लैंड जंग में अपना सब सरमाया गंवा बैठा और तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि कोई हुकूमत अपने ही अवाम के सरमाए की मकरूज हो गई। उस कर्जे की अदायगी का वादा हुकूमत ने बराह रास्त अवाम से नहीं बल्कि बैंक से किया हुआ था। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड अवाम के सरमाए का मुहाफिज और कारोबारी नुमाइंदा बनकर ताजे बरतानिया के पास पहुंचा और उसे कर्ज की वापसी याद दिलाई गई। उस दौर में लोग सोने और चांदी के सिक्कों में कारोबार किया करते थे। हुकूमत के लिए उनमें अदायगी तो बहुत मुश्किल थी क्योंकि हुकूमत का दिवालिया निकल चुका था। सूदखोर अय्यार बैंकों ने एक तजवीज सामने रखी। ये तजवीज दरअसल सदियों से यहूदी सोनारों के कारोबार से कशीद की गई थी। यहूदी सरमायादार लोगों का सोना अपने पास अमानतन रखते
اور اس کے بدلے ایک کاغذ کی رسید دیتے کہ اس شخص کا اتنا سونا میرے پاس امانتاً موجود ہے، اور وہ شخص اس رسید کو دکھا کر یا اس کاغذ کو بیچ کر گندم، چاول، کپڑے، جوتے وغیرہ خریدتا رہتا۔ یوں بازار میں سونا اور چاندی کے سکے نہیں بلکہ یہودی سوناروں کے کاغذ چلتے رہتے۔ بینک آف انگلینڈ نے تاج برطانیہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ ہمیں ایسے ہی کاغذات جاری کرنے کی اجازت دیں جو اس بات کی ذمہ داری لیں کہ اس کاغذ کے بدلے اتنے سونے یا چاندی کے سکے ادا ہوں گے، تو ہم عوام کو یہ کاغذ دے کر مطمئن کر سکتے ہیں اور عوام انہی کاغذوں کی بنیاد پر خریداری کرتے رہیں گے۔ اس طرح انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پرومسری نوٹ یا کاغذی کرنسی جاری کرنے کا اختیار بینک آف انگلینڈ کو مل گیا اور ملکی سطح پر سودی بینکاری کی بھی بنیاد رکھ دی گئی اور اندرونی حکومتی قرضے کا تصور بھی شروع ہو گیا۔ اب کسی ایک ملک کے عوام نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سودی نظام کے شکنجے میں آ گئے، لیکن غیر ملکی قرضوں کا آغاز جنگ عظیم اول میں اتحادی افواج کی فتح کے بعد ہوا۔ ورسائی معاہدہ جو 1919 میں ہوا تھا، اس کے تحت فاتح افواج نے مفتوح جرمنی پر 32 ارب ڈالر کا قرضہ بصورت تاوان نافذ کر دیا اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ یہ قرضہ غیر ملکی کرنسی میں ادا ہوگا۔ جرمن حکومت نے قرض کی ادائیگی کے لیے زیادہ سے زیادہ غیر ملکی کرنسی جو سونے اور چاندی میں تھی اس کو خریدنے کے لیے کاغذی نوٹ چھاپنے شروع کیے، جس سے اس قدر افراط زر بڑھا کہ جرمن مارک کی قیمت بالکل ختم ہو گئی۔ اب جرمنی نے 1923 میں قرضے کی ادائیگی کے بدلے اپنا خام مال دینا شروع کر دیا۔ کئی دفعہ جب ایسا ہوا کہ جرمنی خام مال بھی مہیا نہ کر سکا تو فرانس اور بیلجیم نے جرمنی کے کوئلے کے ذخائر پر قبضہ کر کے قرضے کی قسط وصول کی۔ جاری ہے۔